हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जेई। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा डिके के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऊपर से मतलब सरफेस को टच किया था अल्फा बीटा और गामा के बारे में, और हमने क्या देखा था स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में, और हमने पढ़ा था एन बाई पी रेशियो के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से अल्फा डिके, है ना। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है ही अब कि भाई हीलियम न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियाई से निकलती है। किस लिए निकलती है भाई? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर मैं आपका स्टेबिलिटी बेल्ट वाला ग्राफ बनाऊं तो समवॉट ऐसे जा रहा था, समवॉट ऐसे जा रहा था, है ना। 20 के बाद शिफ्ट हो गया तो ऊपर की तरफ पे, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन, यहाँ पे आपका प्रोटॉन, यहाँ पे आपके एटम्स। तो आपका अल्फा डिके कब होगा? जब आपका एन बाई पी रेशियो आपको बढ़ाना होगा। अगर एन बाई पी रेशियो कम है और उसको मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? अल्फा डिके करूंगा, है ना। इवन बीटा प्लस डिके भी करते हैं। तो अल्फा डिके के अंदर सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। अगर मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई, तो उससे क्या बनेगा आपका? एक तो हीलियम न्यूक्लियाई तो बनी रहा है He2 4 प्लस क्या बनेगा Y, जो कि आपका क्या है डॉटर न्यूक्लियाई, क्या बनेगा? ये Z है, 2 नहीं है ना, तो Z-2 और A-4 प्लस एनर्जी, है ना, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका कौन है? डॉटर न्यूक्लियाई, नहीं सॉरी, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है। ये पेरेंट, ये आपका डॉटर। तो यहाँ पे कंजर्वेशन रूल लगता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वो एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में क्या रहेंगे? बैलेंस रहेंगे। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर इक्वल एट बोथ साइड्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी समेशन होगा, मतलब कि आप पे जो इधर पे जो सिर्फ एक एटॉमिक नंबर दे रखा है ना, एटॉमिक मास दे रखा है, तो यहाँ पे ये प्लस ये, इन दोनों का समेशन किसके बराबर होगा? इसका प्लस यहाँ पे इसका समेशन किसके बराबर होगा? इसके प्लस है इसका। समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया ये पहला पॉइंट कि कौन निकलता है। ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। यूरेनियम रेडियो एक्टिव पता है ना, 92-238 एटॉमिक मास इसका। इससे क्या कराया मैंने भाई? अल्फा डिके कराया। तो अल्फा डिके के दौरान इसमें क्या निकला? एक तो अल्फा निकला, तो वो अल्फा रे कौन सा था? अल्फा पार्टिकल He2 4, ठीक है। और कौन बनता है? हेलियम, थोरियम 90-234 प्लस क्यू के बारे में भी पढ़ेंगे ना। तो थोरियम बनता है 90-234। अब एक बार एन बाई पी रेशियो देख लेंगे। यहाँ पे एन बाई पी रेशियो, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे आपके? न्यूट्रॉन्स आएंगे एटॉमिक मास, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 92 अपॉन 92 कितना आएगा भाई? 146/92। ये कितना आ जाएगा आपका? कैलकुलेट कर लेना, 1.58, ठीक है जी। और वहीं पे अगर इसकी बात करूं तो इसका कितना हुआ है अभी? इसका एन बाई पी रेशियो हुआ है 234 माइनस 90/90। कितना बन रहा है आपका जी? 144/90। ये आपका बन रहा है 1.6। देख रहे हो आपका एन बाई पी रेशियो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अगर एन बाई पी रेशियो होता है तो क्या बीटा डिके होता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बीटा डिके कराऊंगा तो मेरा एन बाई पी रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी किसके बराबर? एन बाई पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 1.2 से 1.6 के आसपास आपको बताया था, है ना, लिखवाया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट। अच्छा जी, हम ये पढ़ तो रहे हैं
कि भाई यहाँ से अल्फा डिके हो रहा है, यहाँ से बीटा डिके हो रहा है, लेकिन ये भाई किस कारण से हो रहा है? स्टेबिलिटी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये जो एनर्जी निकल रही है किस रीजन की वजह से निकल रही है? दो चीज स्प्लिट हो रही है, लेकिन क्यों निकल रही है? तो उसका रीजन है जी मास डिफेक्ट। जो आपका एनर्जी निकलने का कारण है वो क्या है? मास डिफेक्ट है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। अगर मैं अभी एक रिएक्शन लिख देता हूं यहां पे, एक्स ए जेड गिव्स वाई अल्फा डिग्री करा ले, ठीक है, वाई ए माइनस 2 जेड माइनस 4 प्लस क्यू। तो यहां पे आपका डेल्टा एम कितना आएगा? दैट इज मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। ये क्या है आपका? यही आपका मास डिफेक्ट है कि इतना मास में आपकी कमी आई है ना। अगर आप एएमयू के अंदर इस मास को पुट करोगे ना, अच्छा आपको मैं बोलता हूं भाई कार्बन का मास, तो कार्बन का आप बोल दोगे 12, 12 नॉर्मल। अगर इसका आप मास बोलोगे 12, नाइट्रोजन का आप मास कितना बोलते हो? 14। वो 14 होता क्या है? वो 12 होता क्या है? ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है क्या? नहीं, वो होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो यहां पर वो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर रखना है, तो आप देखोगे उसके अंदर डिफरेंस आएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी? एनर्जी एसोसिएटेड, जो एनर्जी इस डेल्टा एम की वजह से वो कितनी आएगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो अगर यहां पे मैं डेल्टा एम की वैल्यू पुट करूं, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा इंटू सी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला बनाया गया डायरेक्ट, क्योंकि यहां से मेरे लिए निकालना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि यहां से आपका आएगा जूल के अंदर, और जो एनर्जी होती है ये बहुत हाई होती है ना। तो इसको मैं निकालूंगा एमईवी के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर निकालता हूं मैं। तो कितनी आएगी आपकी? निकालते हैं तो आप लिखोगे एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम अल्फा, ये आपकी किसके अंदर आती है? जूल्स के अंदर। अब ये मुझे निकाली एमईवी के अंदर, तो 931.6 एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है ना, कितनी होती है? 1.6 × 10 टू द पावर -9। तो आपका वोल्ट्स में जूल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन हमें किसके अंदर रखनी है? एमईवी के अंदर। तो ये आपका एनर्जी वाला फॉर्मूला, इसको क्या कर लो? स्टार मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। आपके पास एक न्यूक्लियस था, वो स्प्लिट हुआ मतलब टूटा, तो वो छोटा बन गया, है ना। तो जी आपके पास ये था x, इधर से क्या बना? y प्लस अल्फा, और ये आपकी q वैल्यू। हाँ जी, तो x पहले मोमेंटम कितना था भाई? 0 था, ये तो स्टेबल था, इनिशियली था, है ना। लेकिन जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल तेज निकला, मतलब जैसे आप सपोज करो आप गन चला रहे हो एक, ठीक है, तो बुलेट आगे गई तो आपको पीछे रिकॉइल फील होता है, पढ़ा भी होगा कई बार क्वेश्चंस के अंदर, रिकॉइल ऑफ गन इज दिस। तो रिकॉइल मतलब जो आपको पीछे की तरफ झटका फील होता है, वो किस लिए होता है? वो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए होता है, पढ़ा होगा, है ना। तो अगर ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो आगे, और हमेशा ही ये बताया गया है कि जो छोटा पार्टिकल होगा वो ज्यादा एनर्जी लेके भाग जाएगा। मोमेंटम का ये खेल होता है, छोटा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी को लेके चला जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बोलूं इनिशियल मोमेंटम कितना है आपका? पी आई, फाइनल मोमेंटम कितना है? पी एफ। तो बोल सकता हूं मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूं किसी भी चीज के अंदर, तो वहां से निकलने के लिए मैं खुद कोशिश करूंगा ना, सेल्फ है। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका? ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल हो रहा है अल्फा को निकाल के। अगर ये स्टेबल हो रहा है अल्फा को निकाल के, क्या ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या हो रही है? सेल्फ रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज नहीं हो रहा। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं यूज हो रहा
तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम लिख लेते हैं भाई। इनिशियल कितना है भाई आपका 0, फाइनल कितना है इसका लिख लेते हैं। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ ये v y वेलोसिटी के साथ गया, ये v अल्फा के साथ गया, मान सकते हैं। तो my, तो इधर पे कितना आ जाएगा आपका my vy माइनस, अगर मैं देखो कन्वेंशन ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस m अल्फा इंटू वी अल्फा। तो आप इधर से क्या बोल सकते हो my vy डॉट है ना इक्वल्स टू m अल्फा प्लस वी अल्फा। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये पी आई इक्वल्स टू पी एक्स, और नहीं इतना ही काफी है ना, पी आई इक्वल्स टू पी एफ। नोट करते जाना साथ साथ में, है ना, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कि कौन सा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी निकाल के लेके गया, है ना। तो दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट, देख लेना आप कौन सा नंबर है। तो काइनेटिक एनर्जी, देखो जी काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फंडा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे हमें जो एनर्जी निकालनी है, जो टोटल एनर्जी हो तो क्यू ही है। इस क्यू में से अगर मैं बोलूँ ई वाई प्लस ई अल्फा, इन दोनों के पास ही एनर्जी आ रही है, किसी और के पास तो एनर्जी जानी नहीं। जो पहले वाले के पास तो कोई एनर्जी थी नहीं, वही स्प्लिट होकर क्या बन गया, नया बन गया है। तो जो एनर्जी रहेगी वो वाई के पास रहेगी और अल्फा के पास रहेगी, वही उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ क्यू वैल्यू बोल रहा हूँ, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लिखते हैं, एक चीज और देख लो, हमने पढ़ा है अभी P इक्वल्स टू एम वी, और आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका V होता है, इधर से अगर मैं V की बात करूं तो V होता है आपका P बाई एम, तो रख लेते हैं। तो आपका K क्या हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2m, आप पुट करके देख लेना, एम स्क्वायर नीचे आएगा, एक एम से कट जाएगा, तो आपका यही आना है। ये फॉर्मूले अभी कन्वर्जन में काम आएंगे। तो मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वाई, मोमेंटम ऑफ वाई। फिर से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका एक्स पार्टिकल था, वो क्या बन गया यहाँ पे वाई पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू। हम इसी क्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, अपॉन 2m। मास किसका लूंगा, जिसके ऑब्वियसली इसका मैं निकाल रहा हूँ, तो y का निकाल रहा हूँ मैं, प्लस पी स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m अल्फा। ये क्या है आपका q वैल्यू। लेकिन अभी हमने देखा मोमेंटम कंजर्वेशन, और मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से भाई पी वाई इक्वल्स टू पी अल्फा इक्वल्स टू पी, कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। अभी पिछले पॉइंट के अंदर हमने देखा कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, जिसकी वजह से इसका और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। अगर इसका अभी हमने पढ़ा था, अगर ये 0 है, ये माइनस पी वाई है, तो ये प्लस का पी अल्फा, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इधर पे करके, है ना। अब वैल्यूज पुट करते हैं, q इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m y प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा। क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, q इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम अल्फा प्लस पी स्क्वायर एम वाई अपॉन 2m अल्फा एम वाई। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने लिया पी स्क्वायर कॉमन, तो पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम अल्फा प्लस एम वाई अपॉन 2m अल्फा एम वाई। तो आपका यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपकी पी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्यू 2qm अल्फा एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। अगर अभी हमने निकाला ना कि आपका जो पी स्क्वायर बाई 2m क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सपोज करते हैं मुझे निकालनी है अल्फा पार्टिकल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी
2my अपॉन m अल्फा प्लस my इंटू क्यू। ये आएगी आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो इधर इस रिलेशन से भी आप देख सकते हो, देखो जो आपका जो भी रिडक्टिव डिके हो रहा है, मतलब जो भी आपका अल्फा बीटा ये जो डिके हो रहा है, ये किस वाले एटॉम्स के अंदर हो रहा है, किस वाले न्यूक्लियाइज के अंदर हो रहा है बेसिकली, है ना, न्यूक्लियाई की बात करेंगे यहाँ पे। वो हो रहा है आपके हेवियर के अंदर, इससे नीचे तो भाई आपका n=1 के आसपास है ना। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ y की बात करूं या मास ऑफ अल्फा की बात करूं, तो मास ऑफ y वो हमेशा ही ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ अल्फा से। बोल सकता हूं इस बात को। तो आप हमेशा देखना जो भी अल्फा पार्टिकल होगा यहाँ पे हमेशा हाई एनर्जी ले जाएगा। आप खुद देख लो मास रेशियो कि क्यू को क्या कर रहा हूं मैं, एक रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। टू तो जाएगा, ट्यू क्यों रहेगा, है ना, ये टू हट जाएगा। किसमें जा रहा है, मास के रेशियो में जा रहा है। एनर्जी किसमें डिवाइड होगी, टोटल एनर्जी क्यू है, वो किसके रेशियो में डिवाइड होगी, मास के रेशियो में, वो भी इनवर्स रेशियो में। अगर मैं सेम ही सिमिलरली बोलूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, तो आप सिंपली बोल दोगे क्यू का रेशियो किसमें, मास में। तो कितना m अल्फा अपॉन m अल्फा प्लस m y। देख लो मास ऑफ अल्फा कम है, नीचे तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आपको कम एनर्जी जा रही है किसके पास, y के पास। ठीक है, तो आपको एनर्जी वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने अल्फा के बारे में पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे बीटा के बारे में। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है, कौन क्या निकलता है यहाँ से, He24 मतलब हम बैलेंस कर लेंगे क्या, एटॉमिक नंबर्स को और एटॉमिक मास को, दोनों साइड के रिएक्शन के दोनों साइड पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मोमेंटम कंजर्वेशन, हमने इसको इवन यहाँ पे भी अप्लाई किया। हमने एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया, ठीक है, हमने काइनेटिक का भी देख लिया, काइनेटिक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो एनर्जी बन किसकी वजह से रही है, वो आपकी एनर्जी बन रही है मास डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं बीटा डीके की तरफ। बीटा डीके, तो आज के अपने 3 टॉपिक्स थे, अल्फा बीटा गामा। तो हमने अपना पहला टॉपिक अल्फा डीके कवर कर लिया है। तो बीटा डीके आपके बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका बीटा माइनस डीके, दूसरा होता है आपका बीटा प्लस डीके, ठीक है। और बीटा माइनस डीके के अंदर क्या होता है, E-1 0, और यहाँ पे क्या होता है ये उल्टा हो गया, -1 0 0 +1। ये क्या है आपका पॉजिट्रॉन, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे सोचनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपका बीटा माइनस और बीटा प्लस, ये अल्फा या गामा, ये जो डिके हो रहे हैं बेसिकली ये हो रहे हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर आपके सिर्फ होती है 2 चीजें, कौन कौन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन भाई एक केस में बीटा माइनस के केस में क्या निकल रहा है आपका भाई, इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस में निकल रहा है प्रोटॉन। ये कहां, सॉरी प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। ये कहां से आए पिक्चर में, पॉजिट्रॉन को तो चलो फिर भी देख लेंगे, पॉजिटिव चीज है, लेकिन यार ये नेगेटिव चीज न्यूक्लियस के अंदर से कैसे निकली, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, पहला वाला आपका बीटा माइनस डीके, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है ना, याद रखना बीटा माइनस मतलब E-1 0, है ना। तो अगर मैं आपकी यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, मेरे पास एक एक्स न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका एटॉमिक मास A है, तो आपका क्या निकल गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आपका जो डॉटर न्यूक्लियाई होगी वो क्या होगी, Z+1A। अगर एक एग्जांपल से देखा जाए कि n/p रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कार्बन C614, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिखते हैं E-1 0, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, पहचानो भाई, नाइट्रोजन 714, याद आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है भाई, ये तो अभी तक नहीं डाइजेस्ट हो रही होगी बात। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, एक न्यूट्रॉन वो क्या कर रहा होता है, वो स्प्लिट हो रहा होता है किसके अंदर, 1p1 प्लस E-1 0। मतलब कि एक न्यूट्रॉन टूट रहा होता है, एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, समझ रहे हो। यही मॉडर्न फिजिक्स है कि भाई जहां पे आपके क्लासिकल फिजिक्स के रूल फेल होते हैं ना, वहीं पे आपके मॉडर्न फिजिक्स के स्टार्ट होते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन टूट रहा है भाई, न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। यहाँ पे एक कमाल की चीज और, एंटी न्यूट्रिनो। अभी एंटी न्यूट्रिनो का चक्कर ही बताऊंगा क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि बीटा माइनस डीके मतलब कि E-0। फिर उसके बाद में क्या पढ़ी, इक्वेशन,
कैसे लिखनी है बैलेंस इक्वेशन, जो आप लिख लो। यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर लो, क्या, जब भी आपका बीटा डीके होगा कौन निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। कौन निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। एग्जांपल आप खुद देख लो कि n/p रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आप कैलकुलेट करने ला, है ना। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन किस किस में टूट रहा है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। क्या निकल रहा है आपका, एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे क्या लिख लो आप, न्यूट्रॉन डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड बीटा माइनस डीके। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, प्रोटॉन आ गया। आपको क्या करना था, n/p रेशियो को कम करना था। तो ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन आपका क्या हुआ, यहां से टूटा है और आपका क्या बना है, इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया और आपका क्या हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया। ठीक है, तो देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है और आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो आपका ऑब्वियसली बात है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो कम ही होनी है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 4/3 बड़ा है, या फिर अगर इसी से कम कर देता हूँ 3/2, कौन बड़ा है, ऑब्वियसली यही, सॉरी यही बड़ा है ऑब्वियसली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं ये आपका, सॉरी 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 सॉरी, ये बड़ा है ना आपका, ऊपर वाली चीज क्या हुई है, कम हुई है, नीचे वाली चीज क्या हुई है, बड़ी है ना। तो अब सही है आपका, है ना, समझ में भी आ गया होगा n/p रेशियो के साथ क्या किया है। अब इसके अंदर एक और बहुत कमाल की चीज है, लिखता हूं। कि जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करना देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई अगर मैं सेम न्यूक्लियाई ले रहा हूं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियाई, मैं कार्बन का आइसोट्रोपी ले लेता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही सेम टाइप का न्यूक्लियाई, मतलब कोई भी एक्स ले रखा है, मेरे पास पड़े n नंबर्स के पड़े हैं, तो उधर से क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, बीटा माइनस डीके करेगा। और अगर बीटा माइनस डीके करेगा तो यहाँ पे क्या चीज हो रही थी कि बीटा माइनस की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा था, उसकी एनर्जी वेरिएबल आ रही थी। क्या आ रही थी, वेरिएबल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, सेम न्यूक्लियाई, ध्यान रखना डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए तो डिफरेंट ही होगा, लेकिन अगर मेरे पास सेम न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक्स की कोई एक्स है, वही मेरे पास है, या फिर यही वाला है आपका C614, यही मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इससे ही बीटा की एनर्जी, या फिर जो बीटा डीके जो हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी एनर्जी वेरिएबल आ रही है भाई, कुछ भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, एक रेंज में कुछ भी आ रही है। तो ऐसा क्या हो रहा था, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, और इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें एक पार्टिकल लाना पड़ा, एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो क्या कर रहा था, अगर मैं सपोज करूं आपकी एनर्जी निकल रही है यहाँ पे, कोई भी एक्स अमाउंट मान लेता हूं, तो जो आपकी एक्स अमाउंट एनर्जी थी, एक्स को छोड़ ले लेते हैं, आपका कोई के अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही थी, वो किस किस के अंदर जा रही थी, वो एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। अगर सपोज करो टोटल एनर्जी आपकी जा रही है 4, तो आपके 4 में अगर कभी आपका इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आ रही है, जो बीटा माइनस डीके की वजह जो एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी इलेक्ट्रॉन आपका लेके जा रहा है 1.2 वोल्ट, तो ये आपका कितना ले जाएगा 1.8। अगर ये आपका 2 ले गया तो ये भी 2 ले गया, अगर ये आपका 2.4 ले गया तो आपका 1.6 ले। समझ रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही थी वो वेरिएबल आ रही थी, इसलिए मुझे एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल, उन्होंने सोचा कि भाई एक और पार्टिकल जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन है आपका एंटी न्यूट्रिनो। तो उसकी एनर्जी भी क्या थी, वेरिएबल एनर्जी थी। किसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। समझ रहे हो कितने डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें सिंपलिसिटी में क्या रखना है याद, कि भाई बीटा डीके मतलब ये, जो बीटा डीके की सेम न्यूक्लियाई के लिए क्या होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। वहीं पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, अगर मेरे पास एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा डीके करा रहा है, मेरे पास सेम न्यूक्लियाई है, मेरे पास अगर 100 न्यूक्लियाई रखे हुए हैं, तो 100 के अंदर से जो अल्फा निकलेंगे ना, उन सबकी सेम एनर्जी होगी। समझ रहे हो। और यहाँ पे अगर मेरे पास 100 ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जो बीटा डीके कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी बीटा डीके की एनर्जी वो क्या होगी, डिफरेंट आएगी। समझ रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी को। तो अल्फा के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसके अंदर है भाई थोड़ी सी, लेकिन हम क्या कर लेंगे, चीजों को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप अपने पॉइंट्स में यहाँ पे लिख सकते हो ना, न्यूट्रॉन डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए
कि जो आपका एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है वो बेसिकली किस लिए आ रहा है, वो आपका पता है क्या कर रहा है, वो आपका एनर्जी एंड स्पिन दोनों का क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम। स्पिन भी क्या है, स्पिन मोमेंटम। 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, स्पिन मोमेंटम की वैल्यू है ना, या तो प्लस हाफ होती है माइनस हाफ होती है। अगर मैं यहीं पे आपकी बात करूं, इसी पे लिखने, अगर इसका हाफ इसका भी हाफ है ना, स्पिन मोमेंटम, अगर मैं स्पिन मोमेंटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका एक पार्टिकल का हाफ, दूसरे का भाई 1/2, इसका भी 1/2। तो ये देख लो आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, आइदर कुछ भी हो सकता है, आप माइनस कर लो, आप यहाँ पे इसका भी माइनस कर लो, तो ये प्लस है 0 हो जाएगा, आप कभी भी इस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या करा भाई, एक एंटी न्यूट्रिनो आया जिसका स्पिन क्या था, अपोजिट था। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हाफ हाफ माइनस हाफ, ऐसा भी हो सकता है दोनों का माइनस हाफ और इसका सिर्फ प्लस, है ना। क्या करना है, स्पिन मोमेंटम को भी क्या करना है, कंजर्व कराने आया ये, समझ गया। तो बस इतना ध्यान रखना, स्पिन मोमेंटम हाफ होता है, किसका कितना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है ना, किसी को नहीं पता। तो क्या कर रहा था, स्पिन मोमेंटम को, और एनर्जी का कंजर्वेशन तो हमने देख ही लिया। क्यों, वेरिएबल एनर्जी आ रही थी किसकी भाई, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। अब पढ़ते, हमने ये वाला टॉपिक अपना क्लियर कर लिया। अब पढ़ते हैं बीटा प्लस डीके की तरफ। प्लस डीके, बीटा प्लस डीके, इसके अंदर आपका क्या हो रहा होगा, आपने एक न्यूक्लियर लिया, दैट इज योर एक्स, इसका एटॉमिक नंबर ए जेड, तो क्या बन रहा होगा, ई +1 0 प्लस एक्स जेड -1 और ए। ये कब बनता है, अगर आपका मैं स्टेबिलिटी बेंड वाला n/p रेशियो वाला ग्राफ बनाऊं तो ऐसे था। तो अगर मुझे n/p रेशियो को बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द n/p रेशियो, हम क्या बढ़ाएंगे भाई, खुद न्यूक्लियर बढ़ाता है, क्यों, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या करते कराते हैं, ध्यान रखना, अगर n/p रेशियो बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो अल्फा डीके या फिर बीटा प्लस डीके, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, बीटा माइनस डीके होता है। अब ये पॉजिट्रॉन वाली पिक्चर कहाँ से आई, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन ले लूँ आपका 1p0, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, E10 प्लस N10, समझ रहे हो। उधर पे कौन आपका ब्रेक हो रहा था, उधर पे आपका न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा था, न्यूट्रॉन ब्रेक होकर क्या बन रहा था, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रल वाली चीज किसमें टूटी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चीज किसमें टूट रही है, पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल वाले में, ठीक है। और अगर उस वाले केस में आपका एंटी न्यूट्रिनो निकला है, तो एंटी न्यूट्रिनो नाम से समझ रहा है, किसी का उल्टा, तो यहाँ पे क्या आपका न्यूट्रिनो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उधर पे वी बार या म्यू बार, इधर पे सिर्फ क्या, म्यू, सेम केस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका n/p रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप वो चेक कर सकते हो किसी भी एग्जांपल से, ठीक है। अब एक बार दोनों केसेस को एक बार लिखते हैं ना, इन दोनों में भी एक कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, वो समझाता हूँ अभी, इसको रब करता हूँ, है ना, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे लिए नहीं है भाई, जिनको नहीं पता, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए कॉम्प्लेक्स है, जिसको पता है भाई उसके लिए क्या कॉम्प्लेक्स है ना। इसको भी रबी कर देता है, कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बीटा माइनस की इक्वेशन लिखूं तो आपका क्या बन रहा है कि भाई आपका जो न्यूट्रॉन है वो आपका ब्रेक हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर, और आपका एंटी न्यूट्रिनो, अभी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को पिक्चर में लाते ही नहीं है। और जो आपका बीटा प्लस डीके हो रहा है, प्रोटॉन किस में टूट रहा है, अच्छा -1 0, ध्यान रखना, ठीक, वो किस में टूट रहा है आपका 1 0 1 1 आपका किस में टूट रहा है, E+1 0 प्लस N10 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आपका मास डिफेक्ट की बात करूँ तो मास डिफेक्ट कितना आएगा आपका Mn माइनस Mp प्लस M इलेक्ट्रॉन, ये आपका मास डिफेक्ट आएगा। और यहीं से आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग में क्या निकाल लोगे, एनर्जी निकाल लोगे, है ना। और डेल्टा M
इधर पे कितना आएगा आपका, m प्रोटॉन माइनस m न्यूट्रॉन प्लस m पॉजिट्रॉन। ई प्लस लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे, कन्वेंशन है ना, ठीक है। अब दोनों में आप डिफरेंस देखो, कुछ तो भाई कलाकारी है इनके बीच में। क्या है भाई, आपका जो न्यूट्रॉन का मास होता है mn कितना होता है 1.649 इंटू समथिंग 10 टू द पावर, पता है ना, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है आपका 1.626। इलेक्ट्रॉन तो पिक्चर में नहीं है, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ 1837 टाइम्स कम होता है, ठीक है ना, उसका तो मास बहुत कम होता है इनके कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ mn, तो आप देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो उसमें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का समीशन को माइनस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मास ऑफ प्रोटॉन जो कि आपका न्यूट्रॉन से कम होता है, न्यूट्रॉन से कम होता है, देख रहे हो आप खुद ही, तो यहाँ पे मैं एक छोटी चीज से बड़ी चीज को माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका डेल्टा एम नेगेटिव है तो आपका एनर्जी भी नेगेटिव है, मतलब मास डिफेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो यार ऐसे कैसा पॉसिबल है, मास डिफेक्ट तो है, इस इक्वेशन जो रिएक्शन हो रहा है वो भी स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ये आपका कौन सा हो रहा है भाई, यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक। थर्मोडायनेमिक्स में लगना डिफरेंट होता है ना कन्वेंशन, एनर्जी रिलीज हो रही तो कई बार नेगेटिव ले लेते, कई बार पॉजिटिव भी ले लेते। फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में और उसकी केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है कन्वेंशन थोड़े से डिफरेंट होते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है एक्सोथर्मिक और यहाँ पे हो रहा है आपका एंडोथर्मिक। जब इक्वेशन लिखी थी तब तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है। लेकिन अब एक इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हैं तो आपको पता है अगर कोई भी न्यूक्लियस बनता है तो वहां पे एक चीज आती है बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, बाइंडिंग एनर्जी का रोल यहाँ पे आता है। जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी कम पड़ी मुझे, वो प्रोटॉन, क्योंकि स्टेबिलिटी तो चाहिए, तो वो प्रोटॉन कहां से ले लेगा भाई, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर से। समझ रहे हो, यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स किसके अंदर भाई, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे चाहिए मास डिफेक्ट के लिए, वो कहां से आ रही है, इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, वो कहां से आ रही है, वो बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू आ रही है। किसके थ्रू, बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे हो। तो आपका अगर मैं बोलूं नॉर्मली आपका कौन सा वाला ज्यादा फीजिबल होता है, तो आपका ज्यादा फीजिबल कौन सा होता है, बीटा माइनस ही ज्यादा फीजिबल होता है, और अल्फा वाला भी है ना, ये वाला बहुत रेयर केस में है, वो भी हैवी एटम्स के अंदर, है ना। छोटे एटम्स के अंदर तो दिखेगा भी नहीं, हैवी एटम्स के अंदर। एक चीज और देखते हैं अभी, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, है ना, रब करो। अभी हमने बीटा प्लस डीके के बारे में देखा था, फिर से लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 1p1 किसमें टूट रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। आप देख भी सकते हो जो एनर्जी क्या होती है, डेल्टा mc²। तो जो आपका एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, e/c² निकाल सकते हो, है ना। ये बस आपको थोड़ा सा रिलेटेबल बताने के लिए। अब एक सिमिलर प्रोसेस होता है हैवियर, अभी बता रहा हूँ, ये किसमें होता है, बीटा प्लस हैवियर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका हैवियर न्यूक्लियर है तो उसका क्या होगा, न्यूक्लियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा ही होगा। अगर उसका पॉजिटिव चार्ज हो ज्यादा होगा तो जो के वाला शेल होगा वो न्यूक्लियस के कुछ ज्यादा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कम ही घूमते हैं। समझ रहे हो, अच्छा ये ओवरलैपिंग नहीं होती है कभी, है ना, वो थोड़ा सा बना लेना, ठीक है, डायग्राम। तो कई बार क्या होता है कि आपका ये बहुत क्लोज है, कौन, न्यूक्लियस के कौन पास है, के, और के के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, और यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये क्या हुआ भाई, तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन ने किसको खा लिया भाई, इलेक्ट्रॉन। देखो बता रहा हूं, सिंपल रूल है, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खा लिया, कैप्चर कर लिया, वहां से बना दिया न्यूट्रॉन। देखो समवॉट सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन बना रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूट्रिनो भी निकलेगा ही, क्योंकि सॉरी एंटी न्यूट्रिनो है ना।
तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन डीके हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और आपका न्यूट्रॉन बन गया, देख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो समटाइम्स व्हेन न्यूक्लियस इज हैवी फॉर बीटा प्लस डिके, प्रोटॉन कैप्चर्स इलेक्ट्रॉन to form neutron and neutrino, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में, बीट देखो वैसे सिमिलर टर्मिनोलॉजी है ना, ठीक है, कि बीटा प्लस पॉजिट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रिनो निकल रहा है, तो न्यूट्रिनो यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है। क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, अगर आपको कन्वेंशन पूछे बीटा प्लस डीके, तो भाई बीटा प्लस डीके ये होता है। लेकिन अगर बाय चांस कहीं पे भी आपको एडवांस कहीं पे भी खेल देता है, ठीक है ना, तो अगर बाय चांस ये दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो आपको दोनों चीजों के बारे में पता रहे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज अवर गामा डीके। तो क्या होता है, एक बहुत ही डिफरेंट बात बताऊंगा आपको, है ना, बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात, स्पेशली आप स्टूडेंट्स को, कि आपके न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के तो एनर्जी लेवल्स है ही, लेकिन न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स भाई बहुत डिफिकल्ट है ना। इवन एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये भी बोला हुआ है, अभी मुझे करेक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कि अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि उसको मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स उसको अच्छे से समझ में आती है, या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो पागल है, समझ रहे हो, या तो वो झूठ बोल रहा है फिर पागल है। हम तो सरफेस को भी, एक ओशियन है जिसका हम सिर्फ सरफेस टच कर रहे हैं अभी अपने सिलेबस के अंदर, है ना। इवन अभी भी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर क्या चल रही है, रिसर्चेस चल ही रही है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स के भी क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमें नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन्स के भी क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो व्हेन अल्फा और बीटा डिके, जब ये डिकेज हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी, जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके पास क्या आती है, एनर्जी आती है। तो जब कोई एनर्जी आती है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन वाला खेल होता है, एनर्जी आएगी, एक्साइटेड होगा किस में जाएगा, एक्साइटेड लेवल्स में, मतलब ऊपर वाले एनर्जी शेल्स के अंदर जाएंगे, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो क्या होगा, अगर आपका न्यूक्लियस अभी है कुछ, मैं मान लेता हूँ N1 के ऊपर है, और यहाँ पे आपका चला गया कुछ NX के ऊपर चला गया, ये क्या होगा, इसने जंप कर दिया, तो आपको तो पता है ऊपर जाएगा, स्टेबिलिटी बिगड़ी तो वापस आएगा, तो भाई यहां से वापस, तो जब ये यहां से वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख सकता हूं ENX माइनस EN1 इंटू HF क्या है, H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। तो अगर उसकी मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो आएगा NX माइनस EN1 अपॉन H। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लाई कर रही थी, ये आपका जो गामा रेडिएशन की जो एनर्जी होती है ना, समवॉट उसके बीच में लाई कर रही थी, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, गामा रेडिएशन या गामा रे एमिशन, ठीक है। तो जब भी आपका अल्फा होगा या बीटा होगा, तो आपका गामा तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और ये क्या होता है, मासलेस पार्टिकल होता है, ना ही आपका एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है, ना ही आपका एटॉमिक मास के अंदर कोई चेंज आता है, समझ में आएगा, ना ही एटॉमिक नंबर में, ना ही एटॉमिक मास में, किसी में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो आपकी इक्वेशंस क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी अल्फा डिके होगा गामा डिके होगा, जब भी बीटा डिके होगा गामा डिके होगा। क्या अल्फा और बीटा डिके, क्वेश्चन, क्या अल्फा और बीटा डिके सेम न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। एक तो NP रेशियो को बढ़ा रहा है, एक NP रेशियो को कम कर रहा है, और स्टेबिलिटी मुझे एक ही चीज से आएगी, या तो NP रेशियो को बढ़ाने से, दोनों को बढ़ाना घटाना, ये कॉम्प्लेक्स वाली बात कर रहे हैं ना, या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। तो अल्फा के साथ भी गामा होगा, बीटा के साथ भी गामा होगा, किस लिए, अभी हमें समझ में आ गई है किस लिए। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आपका क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या करता है, जैसे अल्फा डिके या बीटा डिके होता है, न्यूक्लियस के पास क्या आती है, एनर्जी आती है, तो वही क्या जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया,
और जब उसको एक्साइटेड स्टेट में जाके पता लगा कि भाई मेरी तो स्टेबिलिटी बिगड़ चुकी है, तो वापस घर का जब बाहर बंदे धक्के खा जाते हैं, एंड में कहाँ पे आते हैं, फैमिली के पास आते हैं। फैमिली के पास ही था, है ना। तो फैमिली के पास आया, एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी तो उसका वो एनर्जी कौन सी थी, वो गामा। समझ गए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज नई सीखने के लिए मिली होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।